पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, खबर आई है कि थाईलैंड ने चाइना का एक बहुत ही एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट था, उसको मना कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चाइना जो है वो इंडिया को इंडियन ओशन के अंदर काउंटर करना चाहता था, बट जो थाईलैंड ने, जो कि पहले काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहा था, फिलहाल खबर आई है कि उसने जो चाइना के इस प्रपोजल को मना कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे कि चाइना का प्रपोजल क्या था और इंडिया के हिसाब से ये प्रपोजल क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी खबर है आपको कि जो लोग यूपी पीसीएस 2021 की तैयारी करना चाहते हैं और जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, उनको लगता है कि कभी पीसीएस बन नहीं पाएंगे, तो उनके लिए बहुत ही खूबसूरत सा 9 महीने का एक एनसीईआरटी प्लस एडवांस क्लासेस आपको एक कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें आपको एनसीईआरटी शुरू करेंगे, प्लस आप करंट अफेयर्स और एडवांस क्लासेस दी जाएंगी वीडियो पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से, और साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको चीज़ें याद कराई जाएंगी। हर चीज़ हमें यहाँ से आपको मिलेगी, कुछ भी आपको बाहर से परचेज करने की जरूरत नहीं है। फीस जो है 9 महीने का कोर्स है, फीस मात्र 2,999 रुपये है। आप 8317040152 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो मसला है इसको थोड़ा सा इतिहास में ले जाके देखते हैं। और हमेशा मैंने कहा है कि जब भी कोई मसला आए, जब भी कोई खबर सुने, उसका इतिहास में जाके एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि हर मसले का, हर उसका मुद्दे का, हर पॉइंट का एक जो ओरिजिन होता है, शुरुआत होती है, वो इतिहास में होती है। ठीक है, अब आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले, जब पृथ्वी जो जैसे आप देखते हैं, जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वो ऐसे नहीं थे जैसे आज दिखते हैं। सब आपस में मिले हुए थे, और उस जो मिले हुए थे तो उसमें पृथ्वी को, जो कॉन्टिनेंट्स है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक ऊपर वाला भाग था लॉरेशिया और नीचे वाला था गोंडावना। ठीक है, लॉरेशिया ऊपर वाला पार्ट का था, नीचे गोंडावना का था। और सारे जो कॉन्टिनेंट है, चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, सब आपस में मिले हुए थे। ऊपर वाला पार्ट आपका हो गया लॉरेशिया, नीचे वाला गोंडावना हो गया, और जो बाकी समुद्र बच गया उसे तीथियस सी कहा जाता था। तीथियस कई बार एग्जाम में पूछा था कि हिंदुस्तान जो इंडिया है वो कौन से पार्ट का हिस्सा था, लॉरेशिया का था, गोंडावना का था। तो इंडिया जो था वो साउथ यानी गोंडावना लैंड का हिस्सा था। बट हुआ क्या कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण, प्लेट टेक्टोनिक के कारण, जो इंडिया साउथ में था, गोंडावना में था, नीचे था, साउथ में था, वो अफ्रीका यानी मेडागास्कर, अफ्रीका के पास एक जगह कंट्री है मेडागास्कर, वहाँ से वो टूटता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, और ऊपर बढ़ते हुए इक्वेटर क्रॉस करते हुए इंडिया वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर इस समय इंडिया मौजूद है। तो आज से 200 साल पहले इंडिया अफ्रीका का हिस्सा होता था, बट वो टूट के वो ऊपर पहुँचता है और इक्वेटर से ऊपर जाके इंडिया अपनी मौजूदा जगह पहुँच जाता है। यहाँ तक कि वो चाइना वाली जो प्लेट है उससे टकराता है और हिमालय का क्रिएशन होता है। ठीक है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो धक्का दे रही है आगे, तो वहाँ पर जो चाइना वाली प्लेट है वो जाके उनसे टकराते हैं और सबडक्शन होता है प्लेट का, और हिमालय क्रिएशन होता है। ये तो ये ज्योग्राफी का एक हिस्सा है। ठीक है, अच्छा, अब जब ये चाइना का जो मसला है, इसमें देखेंगे कि इंडिया जो है, जो ऊपर पहुंचा, तो इंडिया की जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, वो ऐसी स्ट्रेटजिकली इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि जो समुद्र है वहाँ पर, जो ओशन है, महासागर है, वो पूरा का पूरा इंडिया के कब्जे में आ गया। और यहाँ तक कि समुद्र का नाम भी इंडियन ओशन रख दिया गया, हिंद महासागर रख दिया गया। इंडिया की जो पोजीशन, इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, वो इंडियन ओशन में इतनी मजबूत है कि उस सागर का नाम ही इंडियन ओशन रखा गया है। ठीक है, अब यही जो मसला है वो जो चाइना को दुखी कर रहा है कि इंडिया का जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, उसको चाइना काउंटर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब चाइना इतना डरता क्यों, इंडियन ओशन में चाइना इंडिया से इतना डरता क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता ही है कि चाइना जो है अपना व्यापार करता है और एक एक्सपोर्ट कंट्री है, मतलब कि वो अमूमन अपने सारे सामान एक्सपोर्ट करता है। इंडिया में क्या है, इंडिया इंपोर्ट करता है, लेकिन चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और चाइना स्ट्रांगली एक्सपोर्ट करता है, और यही चाइना की सफलता का राज है, इतना पैसा कमाने का राज है। अब चाइना का जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, अमूमन अगर आप देखेंगे तो वो साउथ चाइना सी, वहाँ से होता है। साउथ चाइना सी में से उसके जो बड़े बड़े जहाज़ हैं वो साउथ चाइना सी को क्रॉस करते हुए आप जाते हैं और अफ्रीका, एशिया वहाँ जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब चाइना का जो लगभग 80% से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो आपका इसी रूट के, समुद्र के माध्यम से, साउथ चाइना सी के माध्यम से पहुँचता है बाकी देशों में। यहाँ तक कि अगर देखा जाए कि जो तेल आता है चाइना के पास, यानी कि वेनेजुएला से आता है, बाकी जो अफ्रीकन कंट्री से आता है, अरब कंट्री से आता है, वो तेल और गैस है, वो भी इस साउथ चाइना सी के माध्यम से ही चाइना के पास पहुँचता है। अब चाइना को डर ये है कि अगर लड़ाई होती है, अगर ऐसा मसला हो जाए, तो इंडिया जो है वो जो साउथ चाइना सी से जो रास्ता निकलता है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का स्ट्रेट, ठीक है, जैसे आप यहाँ देखें मलाक्का स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से कहते हैं, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में थोड़ा रास्ता बनाता है। ठीक है, नीचे जो इंडोनेशिया है, ऊपर मलेशिया है। ठीक है, वहाँ पर इंडिया है चाइना को रोक सकता है।
इंडिया जो है चाइना को रोक सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सकरा रास्ता है। ये तो ऑलरेडी वहाँ पर जहाज़ बहुत धीरे धीरे चलते हैं, और अगर आप बाद में बगल में देखेंगे, इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड भी वहीं पर है। तो अगर युद्ध की स्थिति आती है तो इंडिया अपने 2-4 जहाज़ वहाँ खड़े कर देगा अंडमान निकोबार के आसपास, ठीक है। तो जो स्टेट ऑफ मलाक्का से, जहाँ से चाइना के जहाज़ जाते हैं, वो रुक जाएगा, और चाइना के पास तेल और गैस नहीं पहुंच पाएगा, एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। चाइना को इसी बात का सबसे ज़्यादा डर है, और इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए चाइना हाथ पर मारता रहता है। वो देखें क्या है, लेकिन आप समझिए कि जैसे मैंने कहा कि अंडमान है, साथ में चाइना के साथ देखिएगा कि जो मलेशिया के नीचे देखिएगा कि मलेशिया के नीचे आपका देखिएगा सिंगापुर भी है, ठीक है। तो सिंगापुर के जो संबंध हैं वो अमेरिका से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और अमेरिका और सिंगापुर आपस में बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। तो चाइना को ये भी डर है कि चलो एक तो तरफ तो इंडिया है जो स्टेट ऑफ मलाक्का को अंडमान निकोबार के माध्यम से रोक सकता है, लेकिन सिंगापुर भी है जो अमेरिका जो है वो सिंगापुर के माध्यम से वहाँ पर चाइना को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चाइना के लिए बड़ा मसला था कि एक तो इंडिया था, दूसरे सिंगापुर भी था, और रास्ता एक ही था। तो एक ही रास्ता जब होता है तो मसला रहता है कि कोई भी इस रास्ते को रोक देगा तो फिर चाइना की सप्लाई लाइन खत्म हो जाएगी। इसीलिए चाइना जो है कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स निकालने की कोशिश करता है कुछ, तो उसके लिए कुछ इसने रास्ते निकाले थे। लेकिन एक रास्ता यह भी है कि जो स्टेट ऑफ मलाक्का है उसको छोड़ भी जाए तो दूसरा एक आता है जैसे कि सुंद्रा स्ट्रेट और लैम्बोर्ग स्ट्रेट, यहाँ से भी तो चाइना अपने जहाज़ ले जा सकते हैं ना, जो पानी के जहाज़ हैं। भाई आप मत जाओ सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच से, ठीक है, आप इधर से निकल जाओ जो इंडोनेशिया के दूसरा आइलैंड है सुंद्रा स्ट्रेट और लैम्बोर्ग स्ट्रेट। लेकिन चाइना नहीं जाना चाहता, क्योंकि 2 कारण है इसके। पहला तो अगर इतना लंबा रास्ता चाइना के जहाज़ अपनाते हैं, क्योंकि जो स्टेट ऑफ मलाक्का से आता है तो रास्ता छोटा पड़ जाता है, लेकिन अगर लंबा रास्ता अपनाते हैं तो लगभग $222 बिलियन का खर्चा आ जाएगा। तेल लगेगा ना जहाज़ में तेल गैस लगती है, तो $220 बिलियन का खर्चा आ जाएगा, जो कि चाइना के एक्सपोर्ट के लिए बहुत महंगा होगा, और एक्सपोर्ट की जो कॉम्पिटिटिव एजनेस है वो कम कर देगा। दूसरा, जो ये सुंडा स्टेट और लंबर्ग स्टेट हैं, ये थोड़े से गहरे कम है। अब इसमें बड़े जहाज़ नहीं जा पाते हैं। जब समुद्र थोड़ा गहरा कम होता है तो वहाँ बड़े जहाज़ नहीं पाते हैं। अब चाइना के जो तेल और गैस लेके जहाज़ आते हैं वो बहुत बड़े हैं, और बड़े जहाज़ जो हैं वो यहाँ से गुजर नहीं पाएंगे। तो सुंडा स्ट्रेट और लुम्बर्ग स्ट्रेट छोटे जहाज़ के लिए तो सही है, बट बड़े जहाज़ों के लिए कोई बहुत ही प्रैक्टिकल होता नहीं है, क्योंकि जहाज़ यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, रास्ता बहुत ही कंजस्टेड है ये, ठीक है। अब चाइना को फिर कि भाई क्या किया जाए, तो चाइना ने एक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या BRI यानी कि रोड एंड वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसको नाम से स्टार्ट किया गया कि जितने भी इंटरनेशनल देश होंगे उसको कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें चाइना ने हर कंट्री को ये कहा कि व्यापार के नाम पे आप हमसे लोन लो, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सड़कें हैं या समुद्री जो पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह होते हैं, उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दो, जिससे कि चाइना को कभी भी दिक्कत ना हो अपने सामान को पहुँचाने में, या कभी तेल वेल लेना हो तो उसके बाद चाइना के बताने में। तो चाइना ने BRI स्टार्ट किया, यानी कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव किया। जैसे BRI कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सारे देशों को उसने महंगा लोन दिया, ठीक है, लोगों को इन्वेस्टमेंट किया, और कंट्रीज़ ने पैसा लिया, क्योंकि कंट्रीज़ जो बड़े छोटे कंट्रीज़ थे उनको पैसा चाहिए था, और चाइना ने उनको पैसा दिया। उन्होंने अपने यहाँ सड़क और रेलवे और सब इस तरह की चीज़ों को, फैसिलिटी को मजबूत किया, जिससे कि चाइना को हेल्प मिलना शुरू हो गई, ठीक है। अब जो पाकिस्तान का जो CPEC है वो भी उसी का ही नतीजा है, ठीक है। CPEC में चाइना इसलिए चाहता है क्योंकि वो ग्वादर पोर्ट के माध्यम से एक दूसरा रास्ता अपना निकालना चाहता है। खैर, हम ग्वादर पोर्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर थाईलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि चाइना ने थाईलैंड से कहा कि भाई देखो, तुम्हारा जो ये एक कैनाल है, क्रा कैनाल, इसको हम कहते हैं थाई कैनाल भी कहते हैं, आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये जो क्रा कैनाल या थाई कैनाल है, ये थाईलैंड से क्रॉस करता हुआ एक कैनाल है, यानी कि नहर है। और अगर ऐसी नहर बना दी जाए तो हमें स्टेट ऑफ मलाक्का को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और हम थाईलैंड से ही क्रॉस करके साउथ चाइना सी में आ सकते हैं या इंडियन ओशन में आ सकते हैं। यानी कि हमें स्टेट ऑफ मलाक्का जो बहुत छोटा सकरा सा इलाका है, वहाँ पे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर ये कैनाल बन जाता है तो। अब ये जो कैनाल है, ऐसा नहीं है कि आज से इसका हुआ था, लगभग 300 साल से ही इस बात की जाती है कि अगर थाईलैंड से एक रास्ता बीच से कैनाल बना दी जाए तो काफ़ी आसान पड़ जाएगा। जैसे कि पनामा कैनाल वगैरह होते हैं, जिससे कि 20 रास्ते से, जैसे कि लंबा रूट नहीं अपनाना पड़ता है, छोटे रूट से ही हो जाता है। तो पहले अंग्रेज़ थे, उन्होंने भी कोशिश की, बाकी लोग ने भी कोशिश की, लेकिन बना नहीं पाए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी बहुत मुश्किल है, वहाँ के जो टेरेन हैं, जो पहाड़ हैं, वो बहुत मुश्किल है, तो बहुत दिक्कत आती है। टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात है कि जो साउथ का जो थाईलैंड का साउथ है, देखिए नॉर्थ और साउथ में मुस्लिम प्रोविंसेस हैं जो कि इस चीज़ का बहुत भयंकर विरोध कर रहे हैं।
ठीक है। तो थाईलैंड में समस्या ये थी कि यार इतना अगर ये कैनाल बन जाएगा तो जो थाईलैंड है वो 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, नॉर्थ थाईलैंड और साउथ थाईलैंड। और साउथ थाईलैंड में आपका ऑलरेडी मुस्लिम प्रोविंसेस के कारण वहाँ पर विरोध चल रहा है। तो ये कहना हो कि ये जो विरोध है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। दूसरा, थाईलैंड को ये लगता था कि अगर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो ऐसा तो नहीं कि वो चाइना पे ही डिपेंड हो जाएंगे। जब भाई ये कैनाल बन जाने का मतलब है कि चाइना के ऊपर डिपेंड हो गया थाईलैंड, तो भाई थाईलैंड का कुछ अपना ही वजूद नहीं रह जाएगा, चाइना की हाँ में हाँ बनानी पड़ेगी। साथ में सिंगापुर, मलेशिया जो कंट्रीज़ है वो बहुत विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि भाई जब स्टेट ऑफ मलाक्का से जहाज़ जाते हैं तो उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। तो अगर ये थाईलैंड वाला नहर बन जाएगी तो जहाज़ वहाँ से गुजरेंगे नहीं, तो इससे फाइनेंशियली जो सिंगापुर और मलेशिया को बहुत दिक्कत आने वाली। तो सिंगापुर और मलेशिया भी इस नहर के परियोजना को काफ़ी काउंटर कर रहे हैं कि ना बने इस चीज़ को लेकर। तो या थाई कैनाल है, इसलिए थोड़ा-सा आज फ़िलहाल जो है वो थाईलैंड ने मना कर दिया है। अब क्या होता है, क्योंकि थाईलैंड ने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया, पॉजिटिव और नेगेटिव देखकर ये फैसला किया कि अगर इतना चाइना का इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पर, तो थाईलैंड की जो अपनी जो सोवरेनिटी है यानी संप्रभुता है वो खतरे में आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट के बाद चाइना कंट्रोल पूरा थाईलैंड के ऊपर हो जाएगा, जो कि थाईलैंड नहीं चाहता है। इसीलिए फ़िलहाल थाईलैंड ने थाई कैनाल को जो प्रपोज़ल है वो रिजेक्ट कर दिया है, नहीं मान रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे आता है कि इंडिया क्या करेगा भाई? इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये कैनाल बन जाता है? देखिए, इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास अपना अंडमान निकोबार है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड है वो थाईलैंड के बगल में ही है। अगर ये कैनाल बन भी जाता है तब भी वहाँ जो अंडमान निकोबार की लोकेशन आप जो देख रहे हो उसके माध्यम से इंडिया चाइना को इंडियन ओशन में बहुत आराम से, बहुत ईज़िली काउंटर कर सकता है। और यही जो है चाइना की दिक्कत है सबसे बड़ी। फ़िलहाल चाइना के दिन बहुत गर्दिश में चल रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। थाईलैंड ने भी, जैसे देशों ने भी मना कर दिया चाइना को, तो चाइना को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो ज़्यादा इंक्लूसिव हो, ज़्यादा सपोर्टिव हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।